अस्सलाम वालेकुम। जी, तो पिछली दफ़ा हमने एरोमेटिसिटी और उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कशन की थी कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम एरोमेटिक कह सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं, जो कि अगर वो पूरी करता है, तो वो एरोमेटिक मॉलिक्यूल के ज़ुमरे में आता है। ठीक है? उसमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, थोड़ा-सा अगर हम रिकैप करें, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि मॉलिक्यूल में साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। उस साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग के अंदर डबल बॉन्ड्स होने चाहिए और वो डबल बॉन्ड्स जो हैं वो कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। कॉन्जुगेशन ऐसी हो कि एक क्लोज्ड लूप बनाए, जो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक क्लोज्ड लूप बनाएँ और ज़ाहिर है कि वो जो रिंग है या वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो प्लेनर भी हो। ठीक है? तो ये तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हों, तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। उसके लिए फिर हकल रूल हमने डिस्कस किया था। तो अकॉर्डिंग टू हकल रूल 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स अगर कॉन्जुगेशन में रिंग के अंदर इन्वॉल्व हों और रिंग प्लेनर भी हो, तो फिर मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक होगा। तो 4n+2 का मतलब क्या है? n इज एनी होल नंबर, 0 1 2 3, तो n की जगह आप कोई भी होल नंबर लगाएं। सो इफ यू पुट 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हों कॉन्जुगेशन में और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हों, तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। अगर आप n की जगह 1 लगाएं, 4 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हों कॉन्जुगेशन में और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हों, तो फिर भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। तो इस तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, 6 इलेक्ट्रॉन्स हों या 10 इलेक्ट्रॉन्स हों या 14 इलेक्ट्रॉन्स हों और प्लस बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी पूरी होती हो, तो तब हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो सकता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो या एक रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, तो फिर वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होता। तो फिर वो मॉलिक्यूल क्या होगा? तो या तो वो एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक हैं और कौन से नॉन एरोमेटिक हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक चेकलिस्ट है। इस चेकलिस्ट में अगर आप देखें, एक साइड पे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। अब कौन-कौन सी कंडीशंस कौन सा मॉलिक्यूल फुलफिल करे, तो उसको हम एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में डालेंगे। तो ये कंडीशंस हैं, मेजर जो कंडीशंस हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनैरिटी है, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन उसके अंदर होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो कोई कोई मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं कि ये कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा तो एरोमेटिक होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, या इसको हम यूँ देख सकते हैं कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के लिए कौन-कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं या मैंडेटरी हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है एरोमेटिक मॉलिक्यूल के लिए। प्लेनैरिटी, अभी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल या जो रिंग है वो प्लेनर भी होनी चाहिए। उसके अंदर ज़ाहिर है डबल बॉन्ड्स होंगे और वो डबल बॉन्ड्स जो हैं वो कॉन्जुगेटेड भी होने चाहिए, तो कॉन्जुगेशन भी होनी चाहिए। और कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हों, तो वो एरोमेटिक होगा। दैट इज द हकल नंबर 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या 6 इलेक्ट्रॉन्स हों या 10 इलेक्ट्रॉन्स हों और उसके साथ ये सारी कंडीशंस भी फुलफिल हों, तो तब जाके मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल क्या होता है या इसकी कौन-कौन सी कंडीशंस ये फुलफिल करेगा? ठीक है, ये अभी डिस्कस करते हैं कि एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या है। तो सबसे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें होना लाज़मी है। किसी भी मॉलिक्यूल को एंटी एरोमेटिक होने के लिए उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर या एक रिंग का होना ज़रूरी है। प्लस उस रिंग का प्लेनर होना भी ज़रूरी है। अगर प्लेनर नहीं होगा तो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा वो मॉलिक्यूल।
जाहिर है उसमें कॉन्जुगेशन भी होगी, तो तब जाके वो एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन अब ये सारी कंडीशंस तो एरोमेटिक जैसी हैं, तो फर्क क्या हुआ दोनों में? फर्क यहाँ पर है कि इस एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल में हकल नंबर या 4n+2 नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, बल्कि 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये सारी कंडीशंस एरोमेटिक जैसी हैं, सिर्फ फर्क यहाँ पर ये है कि इसमें 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, तो इससे इन दोनों मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आता है? एरोमेटिसिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इट ब्रिंग्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। एरोमेटिसिटी की वजह से मॉलिक्यूल इंतहाई स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस फुलफिल करने के बाद मॉलिक्यूल इंतहाई स्टेबल हो जाता है। अब जो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है उसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बल्कि 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब n जो है वो अगेन आप जीरो से स्टार्ट करें, जीरो तो जाहिर नहीं होगा क्योंकि 4 इंटू जीरो फिर जीरो हो जाएगा। 1 से स्टार्ट करें तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो या 12 इलेक्ट्रॉन्स हो, और उसके साथ साथ ये सारी कंडीशन भी फुलफिल करे, तो वो मॉलिक्यूल इंतहाई अनस्टेबल हो जाता है। और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से हम कहते हैं कि ये एक तरह से एरोमेटिक के ऑपोजिट हो गया, एरोमेटिक मॉलिक्यूल के ऑपोजिट हो गया। और ऑपोजिट को हम यूजुअली एंटी लिखते हैं, तो इसको एंटी एरोमेटिक इसलिए कहते हैं कि ये एरोमेटिसिटी वाली सारी कंडीशंस सिवाय इसके पूरी कर रहा है, लेकिन इन 4n इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्जुगेशन की वजह से ये एक नॉर्मल मॉलिक्यूल से ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। जितना मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबल होता है, उतना ही वो एंटी एरोमेटिसिटी की वजह से अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नॉर्मल जो एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। वो क्यों होते हैं वो भी हम डिस्कस भी करेंगे एग्जांपल्स में। तो फर्क एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन्स का है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो, बाकी सारी कंडीशंस ये फुलफिल करेगा जिस तरह एरोमेटिक मॉलिक्यूल फुलफिल करता है। और इसकी प्रॉपर्टी में फर्क क्या होगा दोनों की, कि एरोमेटिक इंतहाई स्टेबल और एंटी एरोमेटिक काफी अनस्टेबल होता है। अब आ जाते हैं नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल जो है, अब ये कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करेगा? तो सबसे पहले हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर का होना जरूरी नहीं है। एक मॉलिक्यूल साइक्लिक स्ट्रक्चर के होते हुए भी नॉन एरोमेटिक हो सकता है और उसके बगैर भी नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का मतलब है कि एरोमेटिक नहीं है सिंपली। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ भी नॉन एरोमेटिसिटी हो सकती है या मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक हो सकता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर के बगैर भी नॉन एरोमेटिक हो सकता है। दूसरा है प्लेनैरिटी। ये प्लेनर हो भी सकता है, प्लेनर नहीं भी हो सकता। मतलब ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्लेनर होंगे लेकिन एरोमेटिक नहीं होंगे, या ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्लेनर नहीं होंगे तो जाहिर है फिर वो एरोमेटिक नहीं होंगे, क्योंकि प्लेनरिटी तो एक रिक्वायरमेंट है एरोमेटिसिटी के लिए। तो अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं है तो फिर एरोमेटिक नहीं होगा। लेकिन ऐसे भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो कि प्लेनर होंगे लेकिन एरोमेटिक नहीं होंगे। थर्ड जो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के होते हुए भी एक मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक हो सकता है, और कॉन्जुगेशन के बगैर भी एक मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब अगर मॉलिक्यूल इन तीनों में से, ये तीनों जो कंडीशंस हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनैरिटी और कॉन्जुगेशन, इन तीनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल ना करे तो उसको हम नॉन एरोमेटिक कहेंगे। देखें, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए इन तीनों का फुलफिल होना या पूरा होना लाजमी है। तीनों टिक हैं दोनों केसेस में। लेकिन नॉन एरोमेटिक में ऑप्शन है, या तो साइक्लिक होगा या नहीं होगा, प्लेनैरिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कॉन्जुगेशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो अगर इन तीन कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन पूरी ना हो तो मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो, और 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो,
तो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो और 4n+2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो तो एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी ना हो तो फिर ना एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, बल्कि नॉन एरोमेटिक होगा। इसीलिए चूंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन के साथ प्लस और माइनस टिक और क्रॉस दोनों है, इसका मतलब है कि कॉन्जुगेशन का होना लाजमी नहीं है नॉन एरोमेटिसिटी के लिए। इसीलिए नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मैटर नहीं करते कि कितने हैं, क्योंकि हो भी सकती है कॉन्जुगेशन, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चेकलिस्ट आपको समझना जरूरी है ताकि आप इन तीनों किस्म के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंशिएशन कर सकें। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम चूंकि हम एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ही हम ज्यादातर या तकरीबन सारे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होंगे। अब एसाइक्लिक क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? तो एसाइक्लिक इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जितने भी एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक होंगे। देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट दैम। जिनमें रिंग नहीं होगी, जिन मॉलिक्यूल्स में, तो जाहिर है वो नॉन एरोमेटिक होंगे। लेकिन जिनमें रिंग है तो वो तीनों किस्म के हो सकते हैं, वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सबसे छोटी रिंग है वो 3 कार्बन की हो सकती है। सो वी हैव अ 3 कार्बन रिंग हियर। इसके पहले आप एक और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलो मैं आपको ड्रॉ करके दूं यहाँ पर, ये। सो वी हैव अ 3 मेंबर्ड रिंग हियर, और इसमें अगर आप देखें तो रिंग है ऑफ कोर्स, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, या इसका मतलब है कि कॉन्जुगेशन नहीं है। तो जब कॉन्जुगेशन नहीं है तो इसका मतलब है एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। और मैंने आपको कहा था कि कॉन्जुगेशन, प्लेनैरिटी और साइक्लिक स्ट्रक्चर, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल ना हो तो मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो अब इसमें रिंग तो है लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसका मतलब है ये नॉन एरोमेटिक। फिर हमने इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब अगर आप देखें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है और रिंग चूंकि छोटी है तो ये प्लेनर भी है। अगर 3 कार्बन्स की हम बात करें तो ये प्लेनर है, एक प्लेन में होंगे। डबल बॉन्ड तो है लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है। ये डबल बॉन्ड कहीं भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। सो देयर इज नो कॉन्जुगेशन इन दिस मॉलिक्यूल। इसका मतलब है एक कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा। तो जब एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। इसको हम एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम इस रिंग में एक चार्ज लगा दें, हमारे पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है हमारे पास रिंग में, तो 2 कार्बन तो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। जो तीसरा कार्बन है जो यहाँ पर इस केस में sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, इस पे हम एक पॉजिटिव चार्ज लगा दें। पॉजिटिव चार्ज इस पे कैसे आएगा? किसी भी केमिकल रिएक्शन के जरिए आप किसी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। अब ये मॉलिक्यूल क्या है, हम सारी कंडीशंस एक एक करके देखते हैं। पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स है, ठीक है, प्लेनर भी है, क्योंकि अब ये जो कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, कार्बोकेटाइन है, और ये तीनों भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये तीनों प्लेनर हो गए। तो जब ये प्लेनर हो गए तो इसका मतलब है प्लेनैरिटी इस मॉलिक्यूल में मौजूद है। अब कॉन्जुगेशन इसमें है या नहीं है? तो कॉन्जुगेशन की हमने 3 एग्जांपल्स या 3 टाइप्स डिस्कस की थी। सबसे पहली, जब डबल बॉन्ड किसी और डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो या डीलोकलाइजेशन में हो तो हम उसको कहते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और डबल बॉन्ड एक एडजेसेंट p ऑर्बिटल के साथ भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, और वो p ऑर्बिटल जो है या कोई भी ऑर्बिटल वो एम्प्टी हो सकता है या फिल्ड हो सकता है या हाफ फिल्ड हो सकता है। और इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड है जिसके एडजेसेंट पोजीशन पे एक ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी है, इसीलिए तो पॉजिटिव चार्ज है इस पे। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल इस डबल बॉन्ड के जो p ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसका मतलब है साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, प्लेनैरिटी भी है और कॉन्जुगेशन भी है। अच्छा, एक और कॉन्जुगेशन के साथ मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं।
अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था एरोमेटिसिटी के टॉपिक में कि जो कॉन्जुगेशन है वो एक क्लोज्ड लूप बनाए, वो जो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक क्लोज्ड लूप बनाए, तो तब जाके हम कह सकते हैं कि इसमें कंप्लीट रिलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन जो है वो पॉसिबल है। अब इसमें ये क्लोज लूप बना रहा है या नहीं, अब देखते हैं। ठीक है, जब इसमें कॉन्जुगेशन होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के लिए हम ये डबल हेडेड एरो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसमें हमारे पास ये डबल बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो यहाँ आप डबल बॉन्ड बना दें ऐसे। ठीक है ना, और अब ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से दूर चले गए, तो इसका मतलब है इस कार्बन पे अब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे ऐसे। ठीक है, और फिर आप एक डबल हेडेड एरो ड्रॉ करें ऐसे, और फिर ये रिंग ड्रॉ करें, तो अब आप देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ ऐसे, और इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए, तो इसका मतलब है अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। तो अगर आप देखें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बारी बारी तीनों कार्बन पे आ रहा है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये भी बारी बारी पूरे रिंग में शिफ्ट हो रहा है या इसकी डीलोकलाइजेशन हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी रिंग जो है या जितने भी कार्बन हैं, 3 कार्बन, ये सारे के सारे डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं या कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसका मतलब है एक क्लोज्ड लूप बन रहा है, इस कॉन्जुगेशन की वजह से एक क्लोज्ड लूप ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, प्लेनैरिटी भी है, कॉन्जुगेशन भी फुल है, कंप्लीट है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो अगर आप देखें वी हैव अ डबल बॉन्ड एंड एन एम्प्टी ऑर्बिटल हियर, सो ओनली दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन। इसका मतलब है कि a total of 2 electrons are involved। तो 2 क्या है, see 4 into 0 plus 2, this is equal to 2। इसका मतलब है 2 जो है वो एक हकल नंबर है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें इन्वॉल्व हैं कॉन्जुगेशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हकल रूल भी ओबे हो रहा है, प्लेनैरिटी भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। तो ये जो आयन है जिसको हम साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन कहते हैं, दिस इज एन एरोमेटिक आयन। ठीक है, तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं न्यूट्रल, और आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसी रिंग के ऊपर हम क्या करें, एक नेगेटिव चार्ज लगा दें। हमारे पास 3 कार्बन हैं, एक डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में, और एक नेगेटिव चार्ज हम क्रिएट कर दें यहाँ पर किसी भी तरीके से, तो अब क्या होगा देखें। ये जरा ट्रिकी है, ट्रिकी इसलिए है कि अगर आप देखें तो 3 कार्बन हैं, तो इसका मतलब है रिंग जो है वो प्लेनर होनी चाहिए। यहाँ sp2 कार्बन भी हैं, तो आपको लगेगा कि रिंग जो है वो प्लेनर होगी। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉन्जुगेशन है या नहीं है। तो अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड एक एडजेसेंट ऑर्बिटल जो कि फिल्ड है उसके साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो जिस तरह यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ था, यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज की तरफ से इस तरफ होगा, और एज ए रिजल्ट ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेंगे वो कुछ यूं होंगे। अब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड बना, और यहाँ नेगेटिव चार्ज बना। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है,
कॉन्जुगेशन भी पूरी हो रही है, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें आप गिने तो वो कितने हैं, 4 हैं। लेकिन 2 डबल बॉन्ड के और 2 नेगेटिव चार्ज के। तो अगर आप n की जगह 1 लगा दें तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि इसमें 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इज नॉट अ हकल नंबर। हकल नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 6 है, 10 है, 14 है। 4, 8, 12 ये जो है ये क्या है, हकल नंबर नहीं है, या 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस केस में जो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है वो कितने हैं, 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो दैट इज द 4n नंबर। अब आपने ये देखना है कि ये प्लेनर है या नहीं है, ठीक है। कॉन्जुगेशन इसमें है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, 4n इलेक्ट्रॉन भी है, तो एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। हमारे पास सिर्फ एक चीज बची है और वो है प्लेनैरिटी। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो पहले भी मैंने आपको कहा कि 3 इसमें कार्बन्स हैं, डबल बॉन्ड भी है पिछले 2 स्ट्रक्चर्स में, तो प्लेनैरिटी होती है उसमें। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये काफी प्लेनर होगा या एब्सोल्युटली प्लेनर होगा और ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन असल में ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। अब ये नॉन एरोमेटिक क्यों है, देखिए बाकी सारी कंडीशंस ये फुलफिल कर रहा है एंटी एरोमेटिसिटी की, कॉन्जुगेशन, फॉरेन इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक स्ट्रक्चर। सिर्फ एक चीज की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो सकता है और वो क्या है, इसकी प्लेनैरिटी। तो इसके ऊपर काफी स्टडीज की गई। इसको पहले एंटी एरोमेटिक कंसिडर किया जाता था, लेकिन जब इसको स्टडी किया गया, इसके ऊपर कंप्यूटेशनल स्टडीज की गई, जो कंप्यूटर बेस्ड केमिस्ट्री है या उसकी स्टडीज हैं, तो ये पता चला कि ये इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं है जितना एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल हो सकता है। ये अनस्टेबल तो है क्योंकि आप इसके अंदर देखें, रिंग के अंदर जो एंगल है वो 60 डिग्रीज का है, तो एंगल स्ट्रेन भी है, रिंग छोटी भी है तो वैसे ही रिंग स्ट्रेन काफी ज्यादा है, ऊपर से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो वो भी इसको अनस्टेबल बना रहा है। तो ये एक काफी अनस्टेबल आयन है। लेकिन जिस तरह एंटी एरोमेटिसिटी की वजह से एक मॉलिक्यूल या आयन अनस्टेबल बनता है, ये उतना अनस्टेबल नहीं है। मतलब इसको हम एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। और वो किस वजह से, वो सिर्फ इस वजह से कि ये जो रिंग है ये प्लेनर नहीं है, इट्स नॉट एन एब्सोल्युटली प्लेनर रिंग, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्बन है, आपको अगर पता हो तो कार्बन आयन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता, वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये sp2 है और ये दोनों भी sp2 हैं, तो इसका मतलब है ये कंप्लीटली प्लेनर रिंग है। लेकिन ये sp2 नहीं है, कार्बन आयंस आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये क्या है, इसके ऊपर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऊपर नीचे, और एक हाइड्रोजन भी है इसके ऊपर, मतलब एक हाइड्रोजन अटैच है और एक ये नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इस रिंग को प्लेनर नहीं होने देते। इसका मतलब है कि यहाँ थोड़ी सी प्लेनैरिटी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से ये उतना अनस्टेबल नहीं होता जितना इसको एंटी एरोमेटिक होते हुए होना चाहिए था। तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि इट्स नॉट एन एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, बल्कि ये नॉन एरोमेटिक है। सिवाय प्लेनैरिटी के ये सारी कंडीशंस एंटी एरोमेटिसिटी की फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है, इसीलिए इसको हम नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। अच्छा, पहले मैं ये जरा इरेज कर दूं। अब हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग है। तो 4 मेंबर्ड रिंग जो है उसमें हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि जितनी भी कंडीशंस हैं वो ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं, एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी या नॉन एरोमेटिसिटी की। तो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये क्या, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, नहीं है। तो एक कंडीशन गई, जब एक कंडीशन गई तो ये नॉन एरोमेटिक हुआ। और इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है वो भी नहीं है, वो क्या है, प्लेनैरिटी। तो ये 2 कार्बन जो हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये भी प्लेनर नहीं है। ये रिंग जो है
ये एब्सोल्युटली प्लेनर नहीं है, प्लस इसमें कॉन्जुगेशन भी नहीं है, ये एक आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल जो जिसको हम साइक्लोब्यूटीन कहते हैं, ये नॉन एरोमेटिक है। इस साइक्लोब्यूटीन के ऊपर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दें किसी भी तरीके से, किसी केमिकल रिएक्शन के जरिए, तो अब ये एक साइक्लोब्यूटिनाइल कैटायन बन गया। अब आप कंडीशंस देखें, तो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉन्जुगेशन है, कोर्स है, अब डबल बॉन्ड है और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे एक ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी है, तो इस ऑर्बिटल के साथ ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, तो कॉन्जुगेशन भी है। लेकिन क्या ये कॉन्जुगेशन एक क्लोज्ड लूप बना रही है? नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है, ये वाला, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। इट्स एन sp3 hybridized carbon which is not involved in conjugation with the rest of the carbon atoms। इसमें सिर्फ 3 कार्बन्स जो हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 कार्बन्स जो हैं ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं। ये चौथा कार्बन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब है एक क्लोज्ड लूप नहीं बन रहा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो रही, प्लस ये मॉलिक्यूल प्लेनर भी नहीं है, या ये आयन जो है ये प्लेनर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक कार्बन ऐसा आ गया जो कि sp3 भी है और कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व भी नहीं है, तो ये इस मॉलिक्यूल को प्लेनर नहीं होने देगा। ठीक है, तो प्लेनरिटी भी नहीं है और कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए ये एक नॉन एरोमेटिक आयन है। अगर हम इस रिंग के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, तो सेम वही कहानी है, ठीक है ना, कि एक डबल बॉन्ड है जिसके एडजेसेंट पोजीशन पे एक ऑर्बिटल है जो कि फिल्ड है, उसके साथ जाहिर है कॉन्जुगेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ 4n+2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एरोमेटिक नहीं हो सकता। एंटी एरोमेटिक क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कार्बन है ये फिर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब है प्लेनैरिटी यहाँ भी नहीं है। तो प्लेनैरिटी जब नहीं है, और मैंने आपको कहा था तीनों कंडीशन में अगर एक भी फुलफिल ना हो तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। इसका मतलब है कि 4n इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पर, लेकिन प्लेनैरिटी नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक आयन होगा। अब आ जाते हैं एक और मॉलिक्यूल की तरफ जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और 4 कार्बन है रिंग में और 2 डबल बॉन्ड्स हैं, सो इट्स अ साइक्लोब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल। इसमें अगर आप देखें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ऑफ कोर्स, अब 2 डबल बॉन्ड्स हैं, कॉन्जुगेशन में हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड सिस्टम मौजूद है, इसका मतलब एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम मौजूद है। ठीक है, चारों कार्बन्स जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, तो जब कॉन्जुगेशन होगी तो चारों कार्बन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो इसका मतलब है एक क्लोज्ड लूप इन इलेक्ट्रॉन्स का बन रहा है। ठीक है, तो 2 कंडीशंस फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन है प्लेनैरिटी की, तो अगर आप देखें तो चारों कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp2 कार्बन के इर्द गिर्द जो जियोमेट्री होती है वो प्लेनर होती है, वो तो ये सारे कार्बन चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल प्लेनर भी है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनैरिटी, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब हमने ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आया 4n+2 है हकल रूल के मुताबिक या 4n है। तो अगर आप देखें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व हैं कॉन्जुगेशन में, 2 इस डबल बॉन्ड के, 2 इस डबल बॉन्ड के, और 4 जो है या 4 जो है वो हकल नंबर नहीं है। 4 is not a Haskell number, 4 is a 4n number of electron, इसीलिए ये मॉलिक्यूल जो है ये एंटी एरोमेटिक होगा। ये पहली 3 कंडीशंस फुलफिल कर रहा है और प्लस इसमें 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं कॉन्जुगेशन में, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा और ये मॉलिक्यूल इंतहाई अनस्टेबल होता है। ये जो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं ये यूजुअली एग्जिस्ट भी नहीं करते, मतलब इनको आप आइसोलेट भी नहीं कर सकते, ये इतने इंतहाई अनस्टेबल होते हैं कि ये एग्जिस्ट भी नहीं करते इन मोस्ट ऑफ द केसेस। फिर हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है, तो 5 मेंबर्ड रिंग में हमने 2 डबल बॉन्ड पहले से ही लगा दिए। अगर डबल बॉन्ड ना हो या एक डबल बॉन्ड हो तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, वो तो नॉन एरोमेटिक होगा, उसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं होगी। लेकिन 2 डबल बॉन्ड मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि कॉन्जुगेशन हम इन्वॉल्व कर सकें इसमें। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर मौजूद है, 5 कार्बन है रिंग में,
फिर हमारे पास डबल बॉन्ड भी है जो कि कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन क्या ये कॉन्जुगेशन एक क्लोज्ड लूप बना रही है? नहीं बना रही है। यहां पर ये कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड सिस्टम टूट रहा है। ये कार्बन यहां से लेके यहां तक, ये पूरा सिस्टम जो है 4 कार्बन्स का, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। पांचों कार्बन ये वाला, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है बिकॉज इट्स एन sp3 कार्बन, और यही कार्बन इसको आउट ऑफ प्लेन भी ले जाता है, इस मॉलिक्यूल को नॉन प्लेनर बना देता है। तो प्लेनैरिटी भी नहीं है, क्लोज्ड लूप कॉन्जुगेशन की भी नहीं है। तो आगे जो नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो फिर बेमानी हो गया, क्योंकि ऑलरेडी एक कंडीशन ऐसी है जो कि फुलफिल नहीं हो रही, और वो क्या है? प्लेनैरिटी की। तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि एक कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा। प्लस क्लोज्ड लूप ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन भी नहीं बन रही, तो इसका मतलब है 2 कंडीशंस ये पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर रहा। अच्छा, ये जो sp3 कार्बन था, इसको अगर हम यहाँ एक कार्बन आयन में कन्वर्ट कर दें, तो अब अगर आप देखें तो ये जो मॉलिक्यूल है, या सॉरी ये जो आयन है, इसमें हमारे पास 5 कार्बन है रिंग में, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कॉन्जुगेशन है या नहीं है? बिल्कुल है। तो हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हैं, उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये वैसे ही एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम था। और अब हमारे पास इन दोनों डबल बॉन्ड्स के एडजेसेंट पोजीशन पे एक ऑर्बिटल आ गया है, जो कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें एक नेगेटिव चार्ज की सूरत में फिल्ड ऑर्बिटल है ये। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इस रिंग के जो डबल बॉन्ड्स हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज या ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये ऐसे शिफ्ट होके इस सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और ये डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस कार्बन पे शिफ्ट होके नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट कर देंगे। तो अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर से ये यहाँ शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ये यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। इसका मतलब है ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है, और इसी तरह से ये डबल बॉन्ड भी पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं। इसका मतलब है एक क्लोज्ड लूप कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स का बन रहा है। तो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट है। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। 2 इसके और 4 इसके, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, और 6 जो है वो हैकल नंबर है। 4 into 1 + 2 = 6। और चूंकि ये नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन डबल बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं अभी, तो इसका मतलब है कि ये जो ऑर्बिटल है जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये और ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, ये बिल्कुल एक प्लेन में होंगे, पैरेलल होंगे, तो तभी तो ओवरलैप करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे। अगर पैरेलल नहीं होंगे तो फिर तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है कि ये आयन जो है, इसके 5 कार्बन एक प्लेन में है, तो प्लेनैरिटी भी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, और 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है हकल नंबर या हकल रूल ओबे हो रहा है। तो इसका मतलब है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन इज एरोमेटिक। तो ये एक एरोमेटिक आयन है, और ये काफी स्टेबल होता है, एक नॉर्मल आयन से ये ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिसिटी की वजह से। इस तरह के आयंस जो हैं, ये आप बाज़ औक़ात आइसोलेट भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी या स्टेबिलिटी इनकी इतनी होती है कि इनको आप आइसोलेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ जाएं तो हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसके कार्बन के ऊपर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, और ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, कॉन्जुगेशन भी है जो कि कंप्लीट है, और बाकी कंडीशंस भी पूरी हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। अब ये एंटी एरोमेटिक क्यों होगा? देखो, 5 कार्बन जो हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना, और ये जो ऑर्बिटल है, ये इस कार्बन के और इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में या डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है ये इसको प्लेनर बना रहा है, इस रिंग को प्लेनर बना रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 हैं। 4 जो है दैट इज नॉट अ हकल नंबर। 4 का मतलब है 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है ये एंटी एरोमेटिक होगा, और ये इंतहाई अनस्टेबल आयन होगा।
तो देखें सिर्फ एक चार्ज की वजह से एक आयन जो है वो काफ़ी स्टेबल भी हो सकता है और इंतहाई अनस्टेबल भी हो सकता है। और फिर हमारे पास मशहूर ज़माना या बदनाम ज़माना बेंजीन है। ये पहले भी हम एरोमेटिसिटी के केस में भी एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक इंतहाई प्लेनर मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है और 6 के 6 जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, प्लेनैरिटी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, क्लोज्ड लूप भी बना रहे हैं। तो सारी कंडीशंस ये फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब है ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। अब हमने 3 मेंबर से लेके 6 मेंबर तक जो मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं वो डिस्कस कर लिए। इससे ज़्यादा कार्बन वाले जो रिंग्स होती हैं वो यूजुअली आउट ऑफ प्लेन चली जाती हैं। तो जब आउट ऑफ प्लेन जाएंगी तो ज़ाहिर है फिर वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकती। ठीक है, नॉन प्लेनैरिटी उसमें आ जाती है, प्लेनैरिटी नहीं होती तो इसका मतलब है वो ज़्यादातर नॉन एरोमेटिक ही होते हैं। अगर आप उसको पूरा कंजुगेशन में भी इन्वॉल्व कर दें तो तब भी वो प्लेनर नहीं होते। वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि वो प्लेनर नहीं रहते। और वो प्लेनर इसलिए नहीं होते ताकि वो स्टेबल रहें, क्योंकि अगर वो प्लेनर भी रहें, फॉरेन इलेक्ट्रॉन भी हों, तो फिर तो वो एंटी एरोमेटिक होंगे। जैसे साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन है। साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन में अगर आप देखें 8 कार्बन है और 4 डबल बॉन्ड्स हैं। तो 4 डबल बॉन्ड का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 जो है दैट इज नॉट अ हाकल नंबर। तो अब आप कहेंगे कि 8 के 8 कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हैं, फॉरेन इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एंटी एरोमेटिक है, लेकिन नहीं, एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि वो रिंग इतनी बड़ी है, 8 कार्बन है उसमें, कि वो कार्बन आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। वो इस तरह से एक प्लेन में नहीं टिक पाते। तो इसलिए वो नॉन प्लेनर एक मॉलिक्यूल बन जाता है। और नॉन प्लेनर जितने भी हैं तो ज़ाहिर है वो नॉन एरोमेटिक होंगे। अब हमारे पास ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये हमने रेजोनेंस में भी डिस्कस किया था कि रेजोनेंस जो है वो हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में भी पॉसिबल है। तो जाहिर है जब हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे भी मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिनमें कोई हेट्रो एटम इन्वॉल्व हो, इस रिंग के अंदर मौजूद हो, तो क्या वो एरोमेटिक हैं या नहीं है। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है ये पैरिडीन की है, या पेरिडीन कहते हैं इसको। 6 एटम्स हैं रिंग के अंदर, 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है। और रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स भी हैं। ये जो नाइट्रोजन है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द 5th ग्रुप, तो इस पे एक लोन पेयर है। अब रिंग के अंदर अगर आप देखें तो 3 डबल बॉन्ड्स हैं। ज़ाहिर है बीच में सिंगल बॉन्ड्स भी हैं, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो डबल बॉन्ड के हैं वो कॉन्जुगेशन में या डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, क्या ये कॉन्जुगेशन में या डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे या नहीं। अगर आपको याद हो तो हमने इसकी पूरी एक ऑर्बिटल डायग्राम हमने डिस्कस की थी। ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि ये जो लोन पेयर है ये इस रिंग के डबल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो सिर्फ इसके जो अंदर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है या पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ही कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और वो कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 6 इज अ हकल नंबर, 6 is a Huckel number। इसका मतलब है a total of 6 electrons are involved in conjugation। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये जिस ऑर्बिटल में है वो इन p ऑर्बिटल के साथ परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो ओवरलैप नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इन्वॉल्व नहीं हो सकते इनके साथ कॉन्जुगेशन में। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं है बल्कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, प्लेनर भी है, सारे sp2 कार्बन और नाइट्रोजन है, और एक क्लोज्ड लूप भी बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में, और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हकल रूल भी ओबे हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा। ऑलराइट, फिर हमारे पास अगर ये एक 3 मेंबर्ड रिंग हो जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो और उसके साथ इसका लोन पेयर भी है। ठीक है, तो ये लोन पेयर मैंने आपको डीलोकलाइजेशन में एक जो थर्ड केस था कि लोन पेयर भी डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था, जो थर्ड केस था डीलोकलाइजेशन का। तो ये लोन पेयर यहाँ के ऐसे डीलोकलाइज हो सकते हैं।
ठीक है। तो इसका मतलब है डीलोकलाइजेशन इसमें पॉसिबल है, कॉन्जुगेशन पॉसिबल है और प्लेनर भी होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4n। 4n होगा, प्लेनर होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, तो ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा। इस तरह के मॉलिक्यूल्स यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन अगर हमारे पास रिंग में मौजूद हो और एक डबल बॉन्ड भी हो, तो उस केस में हमारे पास अगेन इस ऑक्सीजन का सिर्फ एक लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि क्यों एक लोन पेयर इन्वॉल्व होता है कॉन्जुगेशन में और दूसरा नहीं होता, क्योंकि एक ऑर्बिटल जो है वो np ऑर्बिटल के साथ पैरेलल होता है, दूसरा परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे। प्लेनर भी है ये रिंग, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है और 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल भी एंटी एरोमेटिक होगा और यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करते। फिर हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन है और रिंग के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इसलिए लगाए हैं ताकि कॉन्जुगेशन को हम शो कर सकें। अगर कॉन्जुगेशन ना हो तो फिर जाहिर है नॉन एरोमेटिक होगा। तो हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, 2 डबल बॉन्ड्स का, बीच में सिंगल बॉन्ड है और नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो सकता है इन डबल बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेशन में, और ये एग्जांपल भी हमने डिस्कस की थी। पीरोल का मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किया था कि इसका जो ये ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर मौजूद हैं, तो ये पैरेलल होता है इन पी ऑर्बिटल्स के साथ, तो ओवरलैप कर सकता है। इसका मतलब है ये इन डबल बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर भी है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 डबल बॉन्ड्स के और 2 लोन पेयर के, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हकल नंबर या हकल रूल ओबे हो रहा है, तो ये इसका मतलब है ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा। इसी का एक और भाई जिसमें नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन है, ठीक है, फ्यूरेन। तो फ्यूरेन में अगर आप देखें ऑक्सीजन है, अगेन जस्ट लाइक दिस मॉलिक्यूल, एक लोन पेयर इसका कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा, दूसरा नहीं होगा। तो 4 डबल बॉन्ड के और एक लोन पेयर जो है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में, और ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन इसमें पॉसिबल है। अगर इसके आप याद करें, पीछे जाएं पिछले लेक्चर्स में, रेजोनेंस हमने जब डिस्कस की थी इन हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, तो वो लेक्चर अगर आप ढूंढ के निकालें तो उसमें हमने इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म भी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे इसमें रेजोनेंस होती है, कंप्लीट क्लोज लूप बनता है। तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक होगा। और फिर इसी का एक और भाई जो है थायोफीन। तो थायोफीन में सल्फर है, सल्फर का एक लोन पेयर अगेन जस्ट लाइक ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा इन 2 डबल बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेशन में, तो वही सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब है ये भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा। अब हमारे पास ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि इसका एक लोन पेयर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। ये एक पायरिलियम आयन है जिसमें रिंग में 6 एटम्स हैं, 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन और 3 डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये तीनों डबल बॉन्ड जाहिर है कॉन्जुगेशन में ऐसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, यूं। तो जब जिस तरह बेंजीन में होता है, तो इसी तरह से ये तीनों भी डबल बॉन्ड भी इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्वॉल्व है। ये जो ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर मौजूद है, ये np ऑर्बिटल के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये इन्वॉल्व नहीं होगा कॉन्जुगेशन में। तो इसका मतलब है कि 6 ही इलेक्ट्रॉन है और इसको इस मॉलिक्यूल को प्लेनर बना रही है ये कॉन्जुगेशन, और ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब है ये भी एरोमेटिक आयन होगा। अच्छा, हमारे पास बायसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के एनोलिन्स जो हैं वो भी एरोमेटिक हो सकते हैं। तो हमारे पास अगर 2 रिंग्स हों ऐसे फ्यूज्ड और उनके अंदर सारे कार्बन्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हों, डबल बॉन्ड्स मौजूद हों, तो ये भी एरोमेटिक होगा। नेफ्थलीन है या फेनेंथ्रीन है या इस तरह के मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, 3 रिंग्स जो हैं या 4 रिंग्स हैं और उनके अंदर सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो रही हो, प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्वॉल्व जो है कॉन्जुगेशन में वो भी हकल रूल को ओबे कर रहे हैं, इसका मतलब है ये सारे एरोमेटिक होंगे।
तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं टेक्स्ट में, बुक्स में आप देखें, इंटरनेट पे आपको मिल सकते हैं। उनको ट्राई करें और कोशिश करें कि डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन से एरोमेटिक हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक हैं और कौन से एंटी एरोमेटिक हैं। ये सारी कंडीशंस उन पे अप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। थैंक यू सो मच।